I welcome back you all students to this today's session. Today it is the last day of this year also. Welcome back you all. Today we will start the session. Before starting, on request of the students, I would like to give some message to you और मैं उसके लिए हिंदी यूज करूंगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, मेरा कहना ये है कि आप अपनी स्किल्स को जितना शार्पन करेंगे उतना ही आपके भविष्य में काम आएगा, है ना। और आपको अगर कहीं भी ये लगे कि ज्यादा मेहनत करने से, ज्यादा चीजें पढ़ने से आपका ब्रेन जो है वो ज्यादा ओवरलोड होगा, ऐसी चीजें नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ये मान के चलिए आप गलती कर रहे हैं। ब्रेन एक ऐसी चीज है, जितना आप यूज करेंगे उतना ज्यादा वो शार्प होगा। और आपको पता है कि वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि आइंस्टीन ने सबसे ज्यादा अपने ब्रेन का यूज किया। वो भी टोटल ब्रेन का कितने परसेंट कर पाए थे, ये आपको जान पाना मुश्किल होगा। आपको नहीं पता है कि जो कंप्यूटर का स्टोरेज है, जो हमारी टेराबाइट और गीगाबाइट वगैरह में हम लोग नापते हैं, उसकी तुलना में अगर हमारे न्यूरॉन्स को आप देखेंगे जो हमारे ब्रेन में होते हैं, तो एक बहुत बड़ी उनकी संख्या होती है। हमारे पास स्टोरेज बहुत है, अनलिमिटेड स्टोरेज है। ह्यूमन बीइंग्स में जितनी स्टोरेज कैपेसिटी है किसी में नहीं है। हमारी बॉडी भी देखिए, जेनेटिकली जब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी पीढ़ी आती है, तो ये सब भी एक मेमोरी ही है जो हमारी जेनेटिक स्ट्रक्चर के साथ में स्टोर होके नेक्स्ट स्पीसीज में आगे बढ़ती है। बड़ा एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। फिलहाल मैं उसे छोड़ता हूँ, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, सुनिए। बहुत पहले की बात है। एक देश था, और उस देश में जो वहाँ की परंपरा थी वो ये थी कि जो भी राजा बनता है नेक्स्ट, वो राजा का लड़का ही होगा। तो क्या हुआ कि राजा का लड़का जो था वो थोड़ा सा डल माइंड था और एक्टिव नहीं था बहुत ज्यादा। ये कहानी हो सकता है मैंने कभी आपको पहले सुनाई हो सेंट जॉन्स के कॉलेज के स्टूडेंट्स को, वैसे उम्मीद है शायद नहीं सुनाई है। तो वो काफी ज्यादा चिंतित था राजा इस बात से कि ये लड़का अगर राजा बनेगा तो हमारे देश का आगे क्या होगा और हम किस तरीके से क्या करें। प्रॉब्लम थी कि बड़ा लड़का ही राजा बनेगा। हिंदुस्तान में भी आपको मालूम है, महाभारत पूरा इसी वजह से हो गया कि युधिष्ठिर को राजा बनाया जाना था। तो क्या होता है कि एक तो जो मैसेजिंग है, आप लोग प्लीज इसे ऑफ कर दीजिए, अदरवाइज हमें आपको म्यूट करना पड़ेगा और यहाँ से आउट करना पड़ेगा। और अगर टॉपिक रिलेटेड कोई भी मैसेज है तो वो आप कर सकते हैं। आपके 4-5 मैसेज आ चुके हैं, मिस्टर पुलिस लिखा हुआ है आपने, और कि नंबर मम्मी को दे दिया है, किसको दे दिया, इस तरीके मैसेजेस यहाँ पे अलाउड नहीं है। पर्सनल मैसेज भी आप नहीं करेंगे, ओके, कीप इट इन माइंड। तो इससे एक तो मेरी अटेंशन भी डाइवर्ट होती है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो हुआ क्या, राजा भी बड़ा चिंतित था और अच्छा राजा था, वो चाहता था कि उसका साम्राज्य बेहतर तरीके से आगे प्रोग्रेस करे और बेहतर चले। तो उसने बहुत कोशिश करी कि वो पता लगाए कि क्या इसकी स्किल्स डेवलप हो सकती हैं। तो आप जानते हैं, हमारा हिंदुस्तान है जहाँ पे बहुत मिरेकल्स होते हैं, और कालिदास जैसे लोग भी इतने ब्राट विद्वान बन सकते हैं। तो पता लगा कि एक देश है हिंदुस्तान, उसमें जगह है एक काशी, जहाँ पे बहुत विद्वान लोग हैं और बहुत अच्छे टीचर्स हैं। वहां अगर उस लड़के को भेज दिया जाए तो वो लड़का पढ़ के बहुत अच्छा पढ़ाई में हो सकता है और देश को लेके आगे जा सकता है। शॉर्ट में लेके चलता हूँ। तो उसे इंडिया भेजा गया, उसने अपनी पढ़ाई करी। उस समय जो पढ़ाई होती थी आप जानते हैं, नक्षत्र विज्ञान है और ज्योतिष है, और इसी तरीके से एस्ट्रोनॉमी वगैरह, ज्योतिष हुआ, और तमाम जो विज्ञान उस समय चलते थे उनकी उसने अच्छी स्टडी करी। और वास्तव में वो बुक काफी बेहतर डेवलप हो गया। लेकिन उस बेहतरी के डेवलपमेंट के साथ में क्या हुआ कि जब वो कंप्लीट हो गया और यहाँ के टीचर्स ने भी इस बात को वेरीफाई कर दिया कि अब ये एक अच्छा लड़का और विद्वान हो गया है, अब ये आगे बढ़ सकता है। तो फिर क्या हुआ कि जब वो वापस अपने राज्य गया तो वहाँ के राजा ने एक बहुत बड़ा उसका अभिषेक का कार्यक्रम रखा, उसका सम्मान का। और उसके सम्मान में अपने देश के और दूसरे देशों के भी
महान लोग थे, उन्हें इनवाइट किया गया। और उसमें एक शास्त्रार्थ का कार्यक्रम रखा गया जिसमें लोग उससे कोई भी प्रश्न पूछ सकते थे। तो उसमें क्या हुआ कि तमाम लोगों ने तमाम तरीके के प्रश्न पूछे, और बाई चांस की बात थी कि वो स्टूडेंट हर क्वेश्चन का आंसर दे पाया। सब लोग बहुत आश्चर्यचकित थे और सेटिस्फाइड भी थे कि ये बच्चा बहुत बेहतर लेवल पर डेवलप हो गया है, और सभी संतुष्ट थे। पूरा कार्यक्रम विधिवत पूरा संपन्न हुआ। लास्ट में शाम के समय जब डिनर पे एक टेबल पे बैठे थे, तो उसके बगल में ही एक बंदा बैठा था, वो भी काफी विद्वान था। उसने सोचा, पता नहीं उसको कहाँ से क्या बात उसके दिमाग में आई, और उसने ये कहा कि अ, आप क्या बता सकते हैं मेरी मुट्ठी में क्या है? तो उस लड़के ने अपनी कैलकुलेशंस लगाई, और जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, और तमाम जो भी संभव था ज्ञान, उसके आधार पे उसको पता लगा कि इसके हाथ में कोई ऐसी चीज है जो गोल किस्म की होगी। तो उसने ये कहा कि आपके हाथ में जो चीज है वो वर्तुलाकार है, रिंग टाइप में है, गोल है। तो उसको आश्चर्य हुआ कि वास्तव में ये ज्योतिष का भी इसको अच्छा ज्ञान है। तुरंत जो प्रेजेंट माइंड वाले लोग होते हैं ना, उन्हें आप जानते हैं कि वो तुरंत अगला क्वेश्चन करते हैं। उसने अगला क्वेश्चन किया कि ये बताइए क्या है मेरे हाथ में। अब वो भी राजा का लड़का था, वो भी तुरंत उसने जवाब दिया और बोला, रथ का पहिया। रथ का पहिया आप समझ सकते हैं, गोल होता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप सभी समझ चुके होंगे इस बात को कि रथ का पहिया क्या उसने दिया होगा आंसर, क्योंकि हम सब जानते हैं रथ का पहिया हमारे हाथ में नहीं आ सकता, है ना। लेकिन ये आप लोग भी जानते होंगे कि आपको अगर एग्जाम्पल दिया जाए कि ऐसी ऐसी स्थितियां हो, तो एग्जाम्पल क्या होगा? रथ का पहिया। ये उसने पढ़ा था। तो पढ़ा हुआ ज्ञान ही उसने प्राप्त किया था, उसको अभी नॉलेज नहीं हुआ था। इंफॉर्मेशन उसके पास में थी, नॉलेज अभी उसका डेवलप नहीं था। इस आधार पे वो ये गलती कर गया कि वो ये बोल गया रथ का पहिया। अंगूठी जरूरी नहीं बताता, कुछ भी गोल चीज बता सकता था। अंगूठी भी कह सकता था, ऐसी ये भी कह सकता था ऐसी कोई चीज हो सकती है जैसे रथ का पहिया, लेकिन उसने एग्जाम्पल ही ये दिया, सीधा आंसर दिया, रथ का पहिया। तो इससे हम आपको केवल ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे अभी मैंने नोट्स आपको दिखाए थे कि मेरे पास कंप्लीट नोट्स तैयार हैं पूरे सिलेबस के, मैं आपको अभी दे सकता हूँ। लेकिन मैं आपको अभी नहीं दे रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कभी फिर कहो रथ का पहिया। और आपको कहना क्या है कि वर्तुलाकार चीज है और वो रिंग है, और वो तभी डेवलप होगी जब आप उसमें स्टडी करेंगे सही तरीके से, और पूरों को थॉरोली लेके चलेंगे, फिर आप उन नोट्स का सही प्रयोग कर पाएंगे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव केवल आपका इस स्टोरी से ये बताने का था आप सभी को कि अगर आप शॉर्ट स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आप कई जगह पे आपको बेइज्जती झेलनी पड़ेगी, और आपकी जो चीजें आप प्रेजेंट करना चाहते हैं वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, आपका प्रेजेंटेशन भी गड़बड़ा जाएगा। इसलिए थॉरोली स्टडी करिए, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप उसको चेंज करते हुए आप समराइज करने की तरफ आए। अभी हम एक्सपेंशन की तरफ चलेंगे। ओके, सो वी आर जस्ट नाउ गोइंग टू स्टार्ट टुडेस सेशन नाउ। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। देखिए, हम आज जो कवर कर रहे हैं वो है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेमेस्टर थर्ड का। हमने इससे पहले एक क्लास ली थी, और ये सेमेस्टर थर्ड की ही क्लास आगे हम बढ़ाएंगे। बाकी के जो भी स्टूडेंट हैं ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडीज के, अगर वो क्लास ऑफ करना चाहें तो यहाँ से ऑफ कर सकेंगे। हमने शेड्यूल शेयर कर दिया है ग्रुप में, उसी के तहत आप लोग आगे बढ़ेंगे। कल से उनकी क्लासेस उसी तरीके से लगेंगी। वोकेशनल कोर्सेज में जो कोर्सेज मैंने बताए हैं आगरा कॉलेज में, जिनका शेड्यूल मैंने दिया है, वो उसी के तरीके से लगेगा। और तमाम और कॉलेजेस के भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो वो इसी के हिसाब से करेंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं। तो दिस इज सेमेस्टर थर्ड, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडीज। कल मैंने बताया था कि ह्यूमन वैल्यूज क्या हैं, और उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। मैं आज आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, इसकी फर्स्ट यूनिट है, उसका टॉपिक ही है ह्यूमन वैल्यूज।
राइट। तो ह्यूमन वैल्यूज क्या हैं और ह्यूमन वैल्यूज के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। अगर इस चीज को आप देखना चाहें तो मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा दूं कि सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस में आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा दे रहा हूँ। अभी आप सभी लोग देख पा रहे हैं ना। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, बीच में भी आप पूछ सकते हैं, माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हैं। राइट, यहाँ से देखिए। और फिर से मैं इसे थोड़ा सा और कवर कर लेता हूँ ऊपर से ही। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फायर एजुकेशन का मोनिका एस गर्ग, ये चेयरपर्सन है स्टीयरिंग कमेटी, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग इसके साथ में ही। सिलेबस जो डेवलप किया है इसमें डॉक्टर अजय प्रकाश जी, डॉक्टर मानुका, डॉक्टर अमित, डॉक्टर राशि, ज्योति, प्रोफेसर निशांत कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी लोग, यूनिवर्सिटीज भी सामने दी गई, ज्यादा बताने की मेरी जरूरत नहीं है। ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडीज है, सेकेंड ईयर का, थर्ड सेमेस्टर का है, को करिकुलर है। और इसका कोर्स कोड क्या है? Z030301। अब मैं बीच बीच में आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूंगा जिन पे आप लोग ध्यान देंगे। आपसे अगर कभी पूछा जाए कि आपके कोर्स का नाम क्या है, तो बहुत लोग, मैं जानता हूं, लड़खड़ा जाएंगे, वो एक शब्द इधर का उधर कर देंगे। आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और इसको एक बारी में आंखें बंद करके आप रिपीट कर लेना। ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडीज। ओके। और समझ लेना कि आपका ये जो पेपर का टॉपिक है उसमें 5 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स हैं, और 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज और सेकेंड टॉपिक है इन्वायरमेंट स्टडीज। अब क्या है, अगर आपने इस टॉपिक को सही तरीके से नहीं देखा और सही से इस पर ध्यान नहीं दिया तो आप ये भी कर सकते हैं, इन्वायरमेंट स्टडीज एंड ह्यूमन वैल्यूज। ये पूरी संभावना है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो यहीं पर रथ का पहिया बन जाएगा ये। अब आपको क्या करना है? ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडीज। और ज्यादा अच्छी पढ़ाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बार मैसेज विंडो में भी ये लिख के टाइप कर सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडीज। देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, उसको हम एक्टिवेट करते हैं किसी चीज को जब हमें रिसीव करना होता है तब। हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो तैयार होते हैं। उन्नति का मैसेज आ रहा है और यूनुस का है। तो हमें क्या है कि ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडीज को दिमाग में बिठा लेना है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा पेपर है। अब अगर आपको ठीक से नॉलेज है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे से कोई पूछना चाहे, वेरी गुड, मुस्तकीम, काजल, अंशु, मोनू, दैट्स वेरी नाइस। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का भी बता पाएंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा नाम क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर का कोड क्या है। ये चीजें अगर आप बता पाएंगे तो पता लगेगा कि आपने वास्तव में पढ़ाई करी है। यस जेवा। और बहुत सारे स्टूडेंट जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, निशा भारती, हर्ष गुप्ता, वेरी गुड। सो दिस इज अवर स्टार्टिंग, तो हमें समझ लेना चाहिए। आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर था उसका नाम पूरा नहीं पता होगा। थर्ड सेमेस्टर वालों को अगर किसी को पता है तो हमें बताइए। और पेपर पता होगा तो उसके कोड के बारे में श्योर नहीं होंगे। पता नहीं है तान्या? गुड। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। Hygiene. Yes, कंफर्म sir. है ये वर्ड्स इसी क्रम में है? Yes, sir. फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, Yes, sir. श्योर? Yes, sir. चलिए ठीक है। कोड मालूम है? No, sir. Code नहीं पता. कोड नहीं मालूम, चलिए कोई बात नहीं। Yeah. तो देखिए, हमें अपने माइंड को एक्टिवेट करना है। मैंने मेमोरी पावर टेक्निक्स पे भी काम किया हुआ है, तो मेरे को मालूम है कि माइंड को, अभी जब मैं कहानी सुना रहा था किसी अलग स्टेट में होगा, मैंने जब ये चैप्टर चालू किया तब अलग स्टेट में होगा,
अभी मैंने आपको हिट किया है कि आपको ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडीज को समझना ही है, तो अब आपके दिमाग से ये शायद नहीं निकल पाएगा कि ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडीज। और आपका सेमेस्टर 3 है, तो आप समझ के चलिए, जेड को किसी के लिए भी कोडिंग के लिए इन्होंने यूज किया हो, आप ये मान के चलिए कि यूनिवर्सिटी के कोडिंग सिस्टम का लास्ट करेक्टर है जेड। इससे पहले जो भी हो वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे वोकेशनल कोर्सेज का जो कोड है वो वी से स्टार्ट होता है, यूवी वाली वी से। जैसे आपका मान लीजिए ये है सर्टिफिकेट इन योगा, उसका कोड मालूम क्या है? किसी को पता है? उसका है B99137T। ठीक। तो देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ये मेरे को याद है, मेरे को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे इसलिए याद है, मैंने उसको थोड़ा सा ध्यान से देखा है। तो आपने अगर एक बार ये ध्यान से देख लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कोई भी स्टूडेंट इसको नहीं भूलेगा। मैं तो आपसे अगर चाहूँ तो मैं आपको ये भी रटा दूंगा कि इसका स्टीयरिंग कमेटी का चेयरपर्सन कौन था, जिसने इस जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करवाया। उत्तर प्रदेश का उस समय चेयरपर्सन कौन था? ये जीके का एक क्वेश्चन हो सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई, उस समय हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ उत्तर प्रदेश? यस शालिनी, दैट्स गुड प्रैक्टिस, है ना? तो कौन था? मोनिका एस गर्ग। कौन था? देखिए, मोनिका एस गर्ग, आईएएस। ठीक है, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की थी। तो ये भी क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। किसी को अगर लगता है भूल सकते हो तो बोलो, और अगर भूलना ही चाहते हो तो आप भूलो, मैं तो नहीं भूलूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कुछ स्टूडेंट इसमें से नहीं भूलेंगे, और अगर कुछ भी थोड़े से भी हैं तो अच्छी बात है। मेरी पढ़ाई का उद्देश्य तभी सफल है जब आपके दिमाग पे बर्डन न पड़े और वो चीज आपको याद हो जाए। मोनिका एस गर्ग एक नाम आपको याद हो जाए, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडी याद हो जाए, और आपको याद हो जाए Z30। अब हमें कोई लिख के बताइए इसका कोड क्या है, इसका जो हम पढ़ रहे हैं अभी सेमेस्टर का, ये जो ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडीज का कोड कोई लिखेगा? Z03031। यहाँ पे देखिए, ब्रेन मैपिंग टेक्निक ये कहती है कि हमें खुली आंखों से पहले एक बार अच्छी तरह देखना है, और फिर बंद आंखें, जैसे हम पेन से लिखते हैं या किसी चौक का डस्टर से आप बोर्ड पे लिखते हैं, उस तरीके से आप बंद आंखें करके अपने सामने लिख लीजिए। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जेड के बाद में जीरो है या 30 है सीधा, और 03031 है, या Z0303010 है, या 01 है। तो आप एक बार लिख लीजिए, अपने दिमाग के ऊपर लिख दीजिए जैसे डस्टर से आप लिखते हैं, फिर भूलना खत्म हो जाएगा, है ना? मेरी पढ़ाई का ऑब्जेक्ट में यही है कि मैं जब आपको पढ़ाने के लिए बैठूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट ये रहेगा कि आप मैपिंग टेक्निक्स को लेके चलें। तो देख लीजिए, अब एक बार अच्छी तरह आंखें खोल के, Z0303010। अब आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जेड सारे को करिकुलर कोर्सेज में यूज हुआ है। ये थर्ड सेमेस्टर का थर्ड कोर्स है, और ये 01 है, फर्स्ट है, और सेकंड कोर्स इसमें है ही नहीं। तो क्या है? थर्ड सेमेस्टर का थर्ड कोर्स। और अगर इसका दूसरा भी कोई कोर्स होता तो उसको 02 शायद कोडिंग दे दी गई होती। तो इस तरीके से आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, अब हम पढ़ाएंगे कैसे। ये है ह्यूमन वैल्यूज। अब ह्यूमन वैल्यूज का परिचय क्या है? व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज? देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जो कुछ मेरे को पढ़ाना है वो तो मैं अभी पढ़ा दूंगा। आपके पास कोई भी शब्द अगर लिखने के लिए आ जाए, जिस पे आपको कुछ भी लिखना हो, है ना, तो आप क्या करेंगे? उस शब्द को कैसे आप लिखेंगे? उस पर डेफिनेशन को अगर आपको लिखना हो तो हमें आप बताइए कि यहाँ पे जो कुछ आप लिखा हुआ है, पहला ह्यूमन वैल्यूज इंट्रोडक्शन, इसको अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे?
कोई बता सकते हैं? Sir, बताइए it अगर may be बता सकते defined. हैं। हाँ It जी, may be defined as, or human values may be defined as. ठीक है। नहीं तो इसको एक अगर आप 2 मिनट इस पे बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। बताइए, अगर बोल सकते हैं तो अच्छी बात है। The human values. हाँ। Yes, sir. The human values may be defined as the etiquettes a person imbibe in themselves and as the behavior they conduct in the social environment. एब्सोल्युटली राइट, काफी बेहतर है। अब आपको जितना पता है अभी तक का जो अनुभव है, जो आपने पढ़ा सुना है, उसके आधार पे आपने बताया ये। जी सर। आप देखिए, बीइंग ए स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है कि हमें इसे पढ़ना है ना। और ये ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कुछ ना कुछ हर चीज के बारे में मालूम है, लेकिन वास्तविक बात ये है कि हमें उसका वास्तविक नहीं मालूम है कि इसमें क्या पढ़ाया जाना और कैसे पढ़ाया जाना है। अब ह्यूमन वैल्यूज का इंट्रोडक्शन क्या है, ह्यूमन वैल्यूज होती क्या है, ये करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ह्यूमन वैल्यूज में, कितने टाइप की ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, और डेवलपिंग वैल्यूज सिस्टम इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में इन वैल्यूज को कैसे डेवलप करें, वैल्यूज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हर चीज आप देखना कहां से रिलेटेड होगी, केवल इतने से, इससे, ठीक है ना, इससे होगी सारी सारी। तो अब आपको करना क्या है, ह्यूमन और वैल्यूज दो शब्द है ना, ह्यूमन को अलग डिफाइन कर दो और वैल्यूज को अलग डिफाइन कर दो। अब किसी भी चीज की डेफिनेशन करने के लिए आपको क्या करना है मालूम है? कुछ लोग हो सकता है थोड़ा सा बोरियत महसूस यहाँ पे करने लगेंगे, तो मैं बता दूं कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। किसी चीज की भी डेफिनेशन अगर बनानी है तो उसके लिए 4-5 चीजें हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं, जिनको डेफिनेशन या राइटिंग टूल्स कहते हैं राइटिंग स्किल्स में, है ना। तो उनकी अगर हम बात करें तो एक आता है बाई डेफिनेशन, बाई एग्जाम्पल, बाई कंपैरिजन, बाई कंट्रास्ट। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पे हम जितना भी बड़ा चाहें उतना बड़ा टॉपिक डेवलप कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन वैल्यू पे हमें एक पूरा का पूरा निबंध लिखना हो तो हम क्या करें, तो देखो, हम पहले ह्यूमन लिखें, ह्यूमन क्या है, पहला पैराग्राफ हम बनाए ह्यूमन का, ठीक। तो ह्यूमन क्या है, अगर हमें बहुत बड़ा लिखना है, 500-600 शब्दों में लिखना है, तो हम कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, कोई बताएगा? देखिए, हम कंटेंट डेवलप करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, जो कुछ अभी मैं पढ़ाऊंगा वो हमने डेवलप किया है, कैसे किया है, ऐसा आप सब लोग भी कर सकते हैं अगर आपको यही मिले तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं अभी बोलना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में हम पढ़ें उससे पहले हमें जानना होगा इन दोनों शब्दों का अर्थ, कि ह्यूमन क्या है और वैल्यूज क्या है। ह्यूमन, हम मनुष्य, जिसे हम मैन कहते हैं आज की डेट में, उसको हम अगर अपनी हिस्ट्री में जाते हैं, बैकग्राउंड में जाते हैं, और मैन का जो डेवलपमेंट सीरीज है जहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल जिसको हम बोलते हैं, वहां से जब हम बड़े पाषाण काल, जिसको हम तमाम तरीके से तमाम शब्दों में डिफाइन करते हैं, तो वहां से जो हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, हम भी एक तरीके से पहले जानवर ही थे। हमारा ब्रेन डेवलप हुआ, स्किल डेवलप हुआ, उसके साथ हमने अपने आप को मैनेज किया और अपने इस विकास के क्रम को लगातार जारी रखा। 4-5 तरीके के होमोसेपियंस से आपको मालूम है हम लोग डेवलप हुए आगे। उससे पहले की जो और ह्यूमन बींग्स जो इस कैटेगरी में आते हैं, किसी में कुछ डेवलपमेंट हुआ, किसी में कुछ डेवलपमेंट हुआ, किसी में कुछ हुआ, और आज जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, वो एक पूरा क्रम ह्यूमन स्टडी के अंतर्गत आता है। अब आपने पढ़ा होगा निएंडरथल ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, जावा सुमात्रा वगैरह, और ये तमाम जो कल्चर्स डेवलप हुई उनके बारे में, और तमाम इन चीजों के बारे में। तो हमारी जो पूरा हिस्टोरिकल स्टडी है वो ह्यूमंस पे, हम उसे जितना भी नॉलेज है उसे खींच के ला सकते हैं। फिर हम शुरू कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमने आग जलाना सीखा,
हमने देखा पत्थरों को टकरा के आपस में या बांस को आपस में रगड़ के हम आग जला सकते हैं, एक नॉलेज मिला। फिर हमने जानवरों को पालना शुरू किया। फिर हमारी वैली सिविलाइजेशन चली, जिसमें इंडस या और तमाम वैली सिविलाइजेशन थी। वहां से बढ़ते बढ़ते मनुष्य ने बहुत विकास किया, मशीनरी का विकास किया। उसके बाद में आईटी का युग है आज। और यहाँ तक की डेफिनेशन लेते हुए हम जितना भी बोलना चाहें हम बोल सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य की स्पीड आज भी नहीं रुकी है डेवलपमेंट और इनोवेशन की। हम आईटी और एआई में कुछ एक साल में इतने ज्यादा डेवलप हुए हैं कि आगे आने वाले एक दो साल में पूरा सारा का सारा सिस्टम चेंज हो सकता है। तो हम अब आप समझ लो कितना बड़ा एक्सपोजर आपको मिलेगा, कितनी चीजें आप लिख सकते हैं ह्यूमन पे ही। फिर हम आते हैं वैल्यूज पे, कि हमने जो कुछ अभी तक किया वो चीज अलग है। अब हम ह्यूमन वैल्यूज दोनों शब्दों को अगर जोड़ें तो पहले वैल्यूज को डिफाइन करें। तो वैल्यू क्या है? किसी भी समाज में, कोई भी समाज एक ह्यूमन से नहीं बनता, एक से ज्यादा ह्यूमंस मिलके एक समाज बनाते हैं। सबसे छोटी समाज की इकाई परिवार है। और एक परिवार से एक मोहल्ला बनता है, और एक मोहल्ले से एक कॉलोनी बनती है, और एक से ज्यादा कॉलोनीज मिलके एक एरिया बनाते हैं, और एक एरिया आपस में मिलके एक टाउन या कोई छोटा सिटी बनाते हैं। छोटे छोटे सिटीज मिलके बड़ा सिटी बनाते हैं, और बड़े सिटीज मिलके एक प्रदेश बनाते हैं। या मान लो जो भी है सिस्टम, अब पूरे वर्ल्ड लेवल तक से आप इसे जोड़ के डिफाइन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया फिर क्या है, कि दुनिया जो ग्लोब एक हाथ में हम रखें और एक हाथ में एक परिवार रखें। तो परिवार स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे कंप्यूटर में बिट और बाइट की बात करते हैं वो है। और पूरा वर्ल्ड जो है वो एक हमारा हार्ड डिस्क के रूप में है। तो इसी तरीके से अब अगर हमारा सिस्टम मेंटेन नहीं है, हमने अपनी जो ह्यूमन वैल्यूज को मेंटेन नहीं किया, किसी भी तरीके से अगर ह्यूमन वैल्यूज डिटोरिएट हुई, जैसे आप देख रहे हैं क्राइम बढ़ रहे हैं, महिलाओं के प्रति जो वो है मतलब एट्रोसिटीज वो बढ़ रही हैं। तो ये ह्यूमन वैल्यूज का डिग्रेडेशन है, उनका गिरना है। तो मानव गुण जो हैं, कि अच्छे व्यक्ति को बनने के लिए किन किन वैल्यूज की आवश्यकता होती है, हमें ये पढ़ाए जाने की जरूरत है, यूनिवर्सिटी का सिलेबस बनाए जाने की जरूरत है। आप लोग यंग्स हैं, आप लोग जो कुछ अभी पढ़ेंगे उसी को अपनी लाइफ में यूज करेंगे। इसलिए ह्यूमन वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप चाहे फिजिक्स पढ़ें चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है सीएल क्लोरीन ही रहेगा, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज बदलती रहेंगी। ह्यूमन वैल्यूज समय के अनुसार बदलती हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी बदलती हैं, और कल्चर टू कल्चर बदलती हैं। अब हमें दूसरे सोसाइटी, दूसरे कल्चर, दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय के साथ तालमेल बिठा के चलना है। दुनिया बहुत बड़ी है। अब ऐसे में ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है कि ह्यूमन वैल्यूज के बारे में हम पढ़ें। अब कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिन्हें हमें अपने अंदर समाहित करना चाहिए, जिससे हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकें। तो ये टॉपिक हमारा है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब मैं कितनी देर बोल चुका हूँ, और मैं बहुत देर इस टॉपिक पे बोल सकता हूँ, और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स लेके स्टोरीज भी आपको मैं सुना के और बहुत लंबी देर तक बोल सकता हूँ। तो ये क्षमता आप सब लोग डेवलप करिए, सभी लोग डेवलप करिए, जैसा भी बोल पाए। स्टार्टिंग में अगर आप गलत भी बोल पाए कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज आपका गलत हो कोई बात नहीं, आप बोलिए, जब भी मैं कहता हूँ आप शेयर करिए, और हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब ये हो गया एक इंट्रोडक्शन। अब ह्यूमन वैल्यूज क्या क्या हैं, जैसे देखिए, कभी इंटरनेट नहीं था, आज इंटरनेट है। तो इंटरनेट पे हम जब अब यहाँ शेयर कर रहे हैं, जैसे आप लोग मैसेज लिख रहे हैं अभी मैसेज विंडो में, तो एक जनाब थे वो लिख रहे हैं कि मैंने नंबर शेयर कर दिया। मैंने मेरे को ने दो तीन बार जब उन्होंने लिखा, तब मेरे को ये रोकना पड़ा उन्हें कि इस तरीके के मैसेज यहाँ पे अलाउड नहीं होंगे। तो उन्हें खुद समझ लेना चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे हैं हम लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, डिफरेंट हैं सब, कौन कहाँ से कहाँ से। तो हमें यहाँ के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। ये हमारे एथिक्स हैं, एथिकल वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज हैं। यही कुल मिला के ह्यूमन वैल्यूज बनती हैं। राइट? तो अब यहाँ पे
हम आगे बढ़ेंगे कि जो कुछ हमने अभी आपको बताया वो ठीक है, जो कुछ आपने आज तक सीखा वो ठीक है, अब हमें क्या नई चीजें सीखने के लिए मिल सकती हैं, ये पढ़ने का टॉपिक है ना? आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, आप में से कितने लोग हमें बता पाएंगे कि जिन्हें हम शिष्टाचार हिंदी में कहते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? और शिष्टाचार क्या है? किसी से कैसे मिलें, किसी को कैसे ग्रीट करें, किसी से कैसे बात करें और किसी से कैसे संपर्क बनाएं, कहीं नई जगह पे जाते हैं तो अपने आप को कैसे एडजस्ट करें। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? Etiquettes. एटिकेट्स। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो एटिकेट्स क्या है? हमारे ह्यूमन वैल्यूज के वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके द्वारा हम अन्य लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, है ना? तो इसी को यहाँ पे, वहां तो हम लोग फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं, आमने सामने होते हैं। अभी हम फिजिकल आमने सामने नहीं है, तो हम इंटरेक्ट कैसे करते हैं बताइए? Through voice. वॉइस करते हैं, Sir, थ्रू वीडियो discipline. करते हैं, यस, Through लिख text. के करते हैं, इमोजीज के थ्रू करते हैं, है ना? अभी पता लगे कि आप उल्टी सीधी इमोजीज बना बना के भेजने लगे तो क्या होगा? वो आपका ह्यूमन वैल्यूज का डिग्रेडेशन शो कर रहा है ना? तो अब यहाँ पे बात यही आती है कि उसको एटिकेट्स कहते हैं। तो इंटरनेट पे भी हम किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार बनाएं, उसको क्या कहते हैं सबको मालूम है? किसी को पता हो तो बताइए। एटिकेट देखिए प्रेरणा, जो हम लोगों में फिजिकली जब हम मिलते हैं और आमने सामने होते हैं तब तो एटिकेट्स होते हैं। और आप लोग ध्यान कर लीजिए जरा, दिमाग बंद करके। सॉफ्ट स्किल्स नहीं है दीक्षा, मैं एक शब्द अभी बोल रहा हूं, उसे आप लोग गहराई से सुनना। नेटिगेट्स नहीं है प्रशांत, प्रशांत, नेटिकेट्स है। NETTIQUES। अनन्या अग्रवाल आपने अभी लिखा है, वही है। तो ध्यान रखिए। आप एक काम और करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली, अनन्या, अगर आप माइक्रोफोन ऑन कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अनन्या, will you please unmute your microphone? Are you listening me? यस अनन्या, नेटवर्क इशू है, चलिए आप नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए, एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं ये करूंगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूं और मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछूं तो कभी भी आप इंटरनेट पे गूगल महाराज की हेल्प मत लेना, है ना? कभी मत करना ऐसा। ऐसा करने से आपका माइंड जो सक्रिय होने जा रहा है वो निष्क्रिय हो जाएगा, और वहां से आप एक कुछ मोमेंट के लिए आपको अच्छा लगेगा कि हमने अच्छा आंसर दिया और हमने बताया कि ये आंसर सही ये है, लेकिन वो आपको बहुत पीछे छोड़ जाएगा। तो ऐसा मत करना। अनन्या, ऐसा तो नहीं किया? ईमानदारी से बताना, अगर किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उम्मीद करूंगा आगे से आप नहीं करेंगे, अगर किया हो तो। और नहीं किया है तो अच्छा है। अनन्या, कई बार गलत को भी स्वीकार करना सत्य से ज्यादा बड़ी बात होती है। सही बात बताइए, सही क्या रहा? चलिए, आपने नहीं किया, आपको पता था, ठीक है। तो अब आपको एक चीज ये है, देखिए, सब लोगों को पता लग गया शब्द क्या है, लेकिन बहुत लोगों को स्पेलिंग अभी नहीं पता होगी। कितने लोग हैं जिन्हें पता नहीं है? सर मुझे पता है, सॉरी सर, पता है सर। कम से कम अभी जितने लोग हैं इनमें से 50% लोगों को प्रॉपरली नहीं पता होगी। जिन्हें नहीं पता है 1 लिख के भेजें प्लीज। यस, देखिए कई लोगों का आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छी बात यह है कि अपनी जो कमी है ना उसको स्वीकार करो, बिल्कुल स्वीकार करो। तो आपने अपने आप को खाली कर लिया और जगह दे दी किसी को अंदर आने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो एक वो है बीइंग स्टूडेंट, वो यही है कि आपने अपनी जगह जगह बना दी किसी नई चीज को आने के लिए। तो देखिए कई लोग लिख चुके हैं। अब आप दिमाग एक सेकंड के लिए आंखें बंद करें, दिमाग को सक्रिय करें और दिमाग के बोर्ड पे आप लिख दें NETTIQUE, है ना?
तो अब ये चीज आपके दिमाग पे उतर जानी चाहिए। क्या क्या उतर जाना चाहिए? देखिए, मेरा सिस्टम थोड़ा सा अलग है। नए स्टूडेंट अगर हैं तो वो परेशान हो जाएंगे कि मैं जो पढ़ाना था वो तो कतई पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। इंस्टीट्यूट में जब मैं पढ़ाता हूँ, एमसी तक के स्टूडेंट्स हमारे पास में रहते हैं और ए लेवल तक हैं। तो मैं पता लगता है हफ्ते भर उन्हें वो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाता हूँ कभी, जिसको पढ़ाया जाना है। मैं दुनिया भर की उन्हें कहानियां बताऊंगा, दुनिया भर का टाइम लगा लूंगा, पढ़ाता ही नहीं हूँ। मेरे को जब लगता है कि हाँ अब ये सीखने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप यकीन करें, जो 15 दिन में चीज हो सकती है, उस दिन उसको मैं 2-2 दिन तक मैं कवर कर देता हूँ। और यहाँ भी होगा, आप देखेंगे। तो यहाँ पे आज आपने सीखा, पहले तो आपके इस चैप्टर का नाम क्या है, उसका कोड क्या है, और स्टीयरिंग कमेटी की हेड कौन थी। कम से कम इतना सीख लिया सभी ने। नाइस यूनुस। यूनुस, पता लग गया ना हेड कौन थी? यूनुस, यस सभी सर। को पता लग गया ना? मोनिका एसगर, प्रेरणा ने लिखा है। चलिए, इतने लोगों को पता लग गया। अब थोड़ी सी एक चीज और देख लेना एक बार। प्रेरणा, आपको ही मैं कहूंगा, ऊपर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जरा नजर मारना। क्या है पूरा नाम? मिस्ट्रेस मोनिका एस गर्ग। तो ये आपको इसलिए जानना है कि एजुकेशन फील्ड में मैक्सिमम लोग डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर कम होते हैं। और ये आईएएस हैं, डॉक्टर नहीं है, इसलिए मिस्ट्रेस लिखा हुआ है। कई लोग कंफ्यूजन में इसमें भी हो सकते हैं कि एजुकेशन के हाईएस्ट की जब बात चले तो वो डॉक्टर उसमें जोड़ दें, डॉक्टर मोनिका एस गर्ग। ये कंफ्यूजन पॉसिबल है कि नहीं? है ना? Yes, yes, sir. हाँ। तो आपको इतने खुले मन से पढ़ना है, इतना ब्रेन क्लियर रखना है, इतना एक्सेप्टेबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी है कि एक एक चीज आपके अंदर उतर जाए। तो ये है मिस्ट्रेस मोनिका एस गर्ग। अब आप लोगों में से कितने लोग हमें बताएंगे कि केवल एमएस जो हम लोग लिखते हैं ना, इसमें एनोटेशंस में ये कुछ एनोटेशन काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। जैसे हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं एमएस, है ना? इधर मैं लिख दे रहा हूँ, है ना? यहाँ डॉट लगा देता हूँ। चलो, ये किसके लिए लिखा जाता है, कोई बताएगा? Miss, sir. Miss. मिस के लिए। जी sir. सभी सभी लोग इस बात से एग्री हैं? यस सर। तो देखिए, मिस, मिस के लिए MISS भी लिखा जाता है। हाँ सर। और तान्या, आप सभी लोग लिख रहे हैं अनमैरिड वुमेन्स के लिए है ये। यस, राइट के लिए भी होता है। चलिए, तो कुछ लोगों को पता है कि मैरिड वुमेन्स के लिए भी होता है? सच। पता है किसी को? यस सर। आप Sir, क्या नाम है आपका? actually, Miss. यस, अभी किसने आंसर दिया था यस सर में? यस सर, मुझे ही पता है सर। अच्छा, आपको पता है तो थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सर जो मिस है, मिस का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के लिए कर सकते हैं सर हम। तो फिर मिस, मिस्ट्रेस और मिस में अंतर क्या है? सर इसमें सर मैं आपको क्लियर करता हूँ। जो विवाहित महिला होती है सर, उसके उपनाम से पहले मिसेस MRS, और जो अविवाहित महिला होती है उसके उसके लिए सर मिस MISS का प्रयोग होता है। तो फिर MS किसके लिए होता है? सर इसके लिए अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले किया जा सकता है। तो फिर वो मिस्टर MRS और MISS क्यों किया जाता है, यही क्यों नहीं किया जाता? तीन तीन सर क्यों? होते सर इंग्लिश के कुछ Sir, मैं बताऊं? यतेंद्र को बताने दीजिए अभी। Okay, sir. यस यतेंद्र। यस यस सर, सर जो MRS मिस्टर, वो क्या कहते हैं सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर इसका। सर विवाहित जो महिला होती है, एक देखिए, मिनट सर, एक आप मिनट। इसका अब यतिन टाइम ज्यादा जा रहा है, आप सही एग्जांपल इसका वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन उसे आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। प्रशंसा, यस सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। यस सर। जी सर थोड़ा एरर आ रहा है सर इसमें भी। sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रशंसा।
सर एक्चुअली मिस का उपयोग दोनों के लिए किया जा सकता है, विवाहित हो या अविवाहित, क्योंकि सर मिस का मतलब ये है इफ यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू अ टीचर, टीचर नो या फिर नो किसी भी नो 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 नो, देखिए मेरा मेरा ऑब्जेक्ट क्या है बीइंग ए टीचर, कि आपको आरुषा कुछ बोलना है यस बीइंग ए सर। टीचर। हाँ बोलिए, बताइए। सर हम MISS तब यूज करते हैं जब हमें पता नहीं है कि वो सामने वाला पर्सन किस तरीके का है, मतलब मैरिड है या अनमैरिड है, या उसकी एज एक ज्यादा है या एक नहीं एक ज्यादा। मिनट एक मिनट MISS उसके लिए यूज करते हैं जिसका पता नहीं है। यस सर। गलत कह रहे हैं आप। प्रशंसा, देखिए मैं आपके दिमाग को हिलाना चाहता हूँ लोगों के, बस मेरा ऑब्जेक्ट यही होता है पढ़ाने का, ज्यादा है वो हो जाए आप में सभी में पावर है और आप सभी को सब कुछ पता है, आप सब कर सकते हैं, मेरे को मालूम है। अब मैं ज्यादा टाइम ना बिता के यहाँ पे बात खत्म करता हूँ। मेरा दिक्कत एक यही होती है कि स्टार्टिंग में मेरे को लगता है कि आपको हम इतना हिला दें कि आप जाग जाएं अपनी नींद से, और जाग जाएंगे तो वो चीज कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलेंगे आप। MISS confirmed unmarried, right? MISS confirmed unmarried. MRS confirmed married. MS not confirmed either she is married or unmarried. Okay? यस सर। मैं Sure, sir. समझता हूँ आप लोग समझ गए, जी अब सर। नहीं भूलेंगे यस आप। सर। यस सर। सर तो किसी को यस भी सर, आप आप नहीं एड्रेस बोलेंगे। कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है, तो आप MS लगा दीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। यस। सर इफ वी राइट फॉर्मल लेटर्स में जब भी लिखते हैं, तो कोई भी अगर हम लोग अपनी अर्जी करवाने के लिए, तो हम लोग नीचे मिस लिख देते हैं, दैट मिस वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन फ्रॉम योर साइड, है ना? सो दैट्स व्हाई आई वाज एड्रेसिंग द सेम थिंग कि कोई भी हायर द पर्सन हु इज रिस्पेक्टेबल, either teacher or a person who is respectable and we don't know that he is, मतलब मेरा कंप्लीट नहीं होता है। रिपीट कर दीजिए। नहीं तो देखिए यहाँ पे प्रशंसा मैं आपको बता दूं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ उसे आप स्वीकार करिए, और स्वीकार कतई मत करिए, उसे सर्च करिए। अगर गलती लगे तो हम भी चेंज कर लेंगे, ठीक है ना? जो मैं कह रहा हूँ सर उस आप बात एक को बार समझिए। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, if you are sure that the lady in front of you or whom you are addressing is married, then we will write MRS. और अगर अनमैरिड है, कंफर्म है आप, तो MISS। आप कुछ भी कंफर्म नहीं है तो MS, राइट? ओके सर। ओके सर। हाँ, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब यस हम सर। चलते हैं अपने सीधे से उस स्टडी पे थोड़ा सा कर लें, क्योंकि कुछ लोग हमें गालियां देंगे कि ये तो टीचर पता नहीं कैसा है, केवल बातें करता है, पढ़ता लिखाता कुछ भी नहीं है, टाइम बर्बाद करवा दिया 1 घंटे का। सर नहीं सर। मैं जानता हूं ऐसा होता है, क्योंकि सर बहुत से लोग करते होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, अपने अपने व्यूज हैं, लेकिन डेफिनेटली आप भी मानेंगे कि कुछ लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं। और वो लोग हो सकते हैं जो नए होंगे, जो थोड़े दिन मेरे साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें मालूम है कि मैं विचित्र आदमी हूँ, मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, पढ़ाना मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है। मेरा तो केवल चीजों को बताना है और आपने देखना सर है। बताना समझाना सर अच्छे से समझ भी जाते हैं हम जब समझाते हैं तो। चलिए, पढ़ाई में एक तो मजेदार पढ़ाई तो वो होती है जिसमें आप जब उठें तो आप हंसते हुए उठें, और कतई आपके चेहरे पे तनाव ना हो, और आए थे तब चाहे आप तनाव हो, लेकिन पढ़ के जब उठे तब तनाव ना हो। ये पढ़ाई तो ठीक है। ठीक, कुछ पूछना है बाकी? भारती कुछ पूछना चाह रहे हो, बताइए। कल क्लास होगी क्या? बिल्कुल होगी। आप ग्रुप में एक बार आप सभी लोग जरूर चेक कर लिया करें, ठीक है? क्लास तो डेली होगी। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। जी सर। ओके, तो ये आपका Yes, sir. यूनिट फर्स्ट है। अभी हम लोगों ने बातें करी कल दुनिया भर की।
देखिए यहाँ संडे मंडे कुछ नहीं होता भाई क्लासेस में, ठीक है। हम इसे पढ़ाई मानते ही नहीं, पढ़ाई माने तो संडे रखें। और हम कोई टीचर नहीं है, ये भी आपको बता दें। टीचर होते हैं कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं और प्रोफेसर होते हैं। हम भाई कुछ भी नहीं है, और हम स्टूडेंट भी नहीं है आपसे पढ़ लेते। हम तो बस क्या है हमें खुद पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर कोई नहीं पता वो कौन है। सो वी आर प्रोसीडिंग नाउ। आगे देखिए, अब यहाँ पे आप उन सब चीजों को देख लीजिए जो अब आपको पढ़नी है और अभी तक की बातें करी हैं हम लोगों ने केवल, ठीक, केवल बातें करी हैं। अब आपको सीखना है। अब आप स्टूडेंट हैं, अब आपको जो कुछ आपने लोगों से जान के, सुन के, समझ के, समाज से सीखा था, वो चीज एक अलग थी। और ये जो आप देख रहे हैं आप, ये आपकी पढ़ाई की चीज है जो अब आपको ग्रहण करनी है, ठीक। तो ह्यूमन वैल्यूज क्या है? ह्यूमन वैल्यूज रिफर्स टू द प्रिंसिपल्स, बिलीफ एंड आइडियल्स दैट आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट एंड। निखिल, अटेंडेंस होती है, बिल्कुल होती है। आप जब भी लॉग इन करते हैं ऑनलाइन अटेंडेंस लग जाती है। कितने मिनट कितने सेकंड पे आपने लॉग इन किया है वो आ जाएगा, और जब लॉग आउट करके जाएंगे वो यहाँ पे स्टोर रहता है सब कुछ, सारा डाटा। सभी स्टूडेंट को मालूम है ना, आपको हमने दिया है सारा डाटा ये। यस सर। हाँ, यस सब सर। कुछ रहता है। तो देखिए, values refers to principle, beliefs and ideals that are considered important and desirable by individuals and societies। बस इस एक लाइन को, पहली लाइन को समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, लिखने का तरीके में तीन तरीके होते हैं जो मैंने शुरू में भी आपको बताया है। कोई लेखक जब कोई चीज को लिखता है, ह्यूमन वैल्यूज की परिभाषा लिखता है, तो अगर वो समझता है कि आप बहुत गहराई में उतरना चाह रहे हैं, तो वो मुख्य जो सेंटेंस होता है उसे कहाँ रखता है? पता है ना कहाँ रखता है? सबसे लास्ट, सबसे लास्ट में। अगर वो चाहता है कि आप दुनिया घूम के आए, पूरी पिक्चर देख के आए, तब पता लगे मर्डर किसने किया, तो लास्ट में रखता है। जब वो ये देखता है कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है जिसके लिए हम लिख रहे हैं, वो बिल्कुल ओपनिंग लेवल का है, स्टार्टिंग लेवल का है, तो उसे जो मुख्य चीज देनी है वो शुरू में ही दे दो, पहली बारी में ही दे दो, जिससे वो आगे ना भी पढ़े तो जो चीज लेनी है वो लेके चला जाए। आगे की स्लाइड्स आप ना भी देख पाए तो केवल एक इस पहले सेंटेंस को आप समझ लें। सेंटेंस कह रहा है, ह्यूमन वैल्यूज रिफर्स टू द प्रिंसिपल, बिलीफ्स एंड आइडियल्स दैट आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एंड डिजायरेबल बाय इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज। तो मानव जो मूल्य हैं वो क्या हैं? वो सिद्धांत हैं, वो विश्वास हैं और वो आदर्श हैं जो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और जिनकी आशा की जाती है, अपेक्षा की जाती है प्रत्येक व्यक्ति से और समाज से। तो क्या डेफिनेशन है? सिद्धांत, विश्वास और आदर्श, ये तीन शब्द ध्यान कर लेना, ह्यूमन वैल्यूज के प्रिंसिपल वर्ड्स हैं ये। आपको अच्छी तरह मालूम है कि कोई भी टॉपिक, ये ह्यूमन वैल्यूज टॉपिक है यूनिट 1, इसके अंदर ये सब टॉपिक है ह्यूमन 1, ह्यूमन वैल्यूज, उसके अंदर ये पैराग्राफ है। तो कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक में मतलब कोई भी बुक कई चैप्टरों से मिलकर बनती है। चैप्टर में यूनिट्स या चैप्टर्स होते हैं, और चैप्टर्स में हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स में पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ्स में सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस में वर्ड्स होते हैं, और वर्ड्स में कैरेक्टर्स या लेटर्स होते हैं। तो लेटर्स से बुक बनती है, और बुक में सबसे छोटी यूनिट लेटर होती है। लेटर मिलके वर्ड्स बनाते हैं। तो वर्ड की परिभाषा क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड? Sir, a combined form of characters. इससे वर्ड बनते हैं। जी सर, कैरेक्टर से वर्ड बनेगा। और कोई बोलेगा? कलेक्शन ऑफ लेटर्स, यूनोसियस। और कोई? देखिए मैं बता दूं, मैं फिर आपसे कहता हूं कि मैं जब आपको पढ़ाना चाहता हूं तो ये सब कुछ पढ़ाना तो सरल है। मैं जो चीज पढ़ाना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने दिमाग को फिर से थोड़ा सा रिफ्रेश करिए, आंखें बंद करिए और एक बार सही से कानों से आप सुन लीजिए।
कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, आप लोग जितनी भी डेफिनेशन देंगे ना ये सब गलत है। कलेक्शन ऑफ लेटर्स विद मीनिंग, ये सही आया बरखा जैन का। कलेक्शन ऑफ लेटर्स विद मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अगर कलेक्शन ऑफ लेटर है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है तो वो वर्ड नहीं है। आपको मालूम है डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं और वही वर्ड्स होते हैं कलेक्शन ऑफ लेटर जिनका कोई मीनिंग होता है, जिनका मीनिंग ही नहीं है। अभी ये प्रिंसिपल में PRINCPNRIPCLESP कर दो, इसका कोई अर्थ होगा? कोई अर्थ नहीं होगा ना। नो सर। तो कलेक्शन ऑफ लेटर्स और वर्ड्स which stand for some meaning is called word। वर्ड। ध्यान रखिए। अब मैं उम्मीद करता हूं आप में से कोई भी नहीं भूलेगा ना। तो ह्यूमन वैल्यूज में 3 वर्ड इसको गवर्न करते हैं, प्रिंसिपल, बिलीफ एंड आइडियल्स। देखिए बिलीफ क्या है कि हम ये विश्वास रखते हैं, हमारा यकीन है कि पैगंबर साहब जो हैं वो मक्का मदीना में हुए थे। हम विश्वास करते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। हम विश्वास करते हैं कि श्री राम को हम रामलला के रूप में मानते हैं, एक बहुत बड़े देवता के रूप में नहीं। तो वहां पे उनके जो भी मूर्तियां हैं वो बाल्य अवस्था की हैं। ये हमारे विश्वास हैं। अब तुम कहो प्रूव करो कि श्री राम थे, प्रूव करो कि पैगंबर साहब थे, प्रूव करो कि यीशु थे। तो ये चीजें प्रूव करने वाली नहीं है, ये बिलीफ वाली हैं। तो कोई अगर विश्वास करता है तो उसके बिलीफ को आप अननेसेसरी हर्ट न करें। ये बहुत बड़ा इसका टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज का, है ना। बिलीफ है कि वो जो जगह है, इसमें लड़ाई चल रही है, आपको मालूम है, गाजा पट्टी और इजराइल में। तो इजराइल में जो जगह है जहाँ पे तीनों धर्म के लेके विवाद है, तो सभी के अपने अपने विश्वास हैं। अब कोई कहे इसे प्रूव करो तब हम मानेंगे, तो ये फिर नया विवाद खड़ा होगा। इसलिए प्रिंसिपल, बिलीफ्स एंड आइडियल्स। अब हम अपने आइडियल्स में गांधी जी को मान लो मानते हैं। गांधी जी को कई लोग गालियां देते हैं, कुछ लोग गॉडसे को अच्छा मानते हैं, ज्यादातर लोग उसको गलत मानते हैं। तो ये विवाद खड़े करने वाली स्थितियां हैं। तो ह्यूमन वैल्यूज में अच्छा ह्यूमन बींग्स वो कहलाएगा जो समाज में स्थापित नियम हैं उनका वो पालन करे, अपनी व्यक्तिगत चीजों को किसी के ऊपर न थोपे। यस, कल्चरल कॉम्पिटेंसी में आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा था, ये सब चीजें थी इसमें। आगे बढ़ते हैं। These values guide human behavior, shape relationship and influence decision making। इससे क्या होता है, हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है और रिलेशन है और इसके साथ में डिसीजन मेकिंग, ये सब। यस इट इज टू लेट कनन, मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि टाइम काफी हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक पैराग्राफ को, और आज की क्लास यहाँ खत्म करूंगा। कल मैं कोई भी फालतू की बातें नहीं मारूंगा, कतई आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। पूछना है कुछ विपिन? यस। देखो विपिन, आप नए हैं, हमारी क्लास बड़ी विचित्र होती है। हमें जब बाइंड कर दिया जाता है कि 9 बजे दूसरी क्लास स्टार्ट होगी तो फिर हम 9 बजे खत्म कर ही देते हैं। और जब हमें लगता है कुछ भी नहीं है, 2 लोग भी अगर सुनने वाले हैं तो हमारी ये भागवत जो है वो चलती रहती है। कब तक चले हमें खुद नहीं पता होता है। हमें ये लगा करता है कि जो टॉपिक हमने छेड़ा है ना वो कंप्लीट हो जाए, चाहे एक आदमी ही उसे जाने। यस सर। और मैं पहले कह चुका हूं कि टाइम ओवर हो चुका है, जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो मैं केवल इस पैराग्राफ को खत्म कर रहा हूँ, दोबारा से इसे कवर करूंगा दूसरी क्लास में। सर अगर और जाए तो सर पूरा पढ़ के ही जाए ऐसे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, आप केवल इतने को अगर आपने समझ लिया पहले पैराग्राफ को, तो आप समझ लीजिए आपने पूरा इस टॉपिक को समझ लिया। तो ह्यूमन वैल्यूज, मानव जो हैं अलग अलग हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, पारसी, जैन, सभी के अपने अपने विश्वास हैं, सभी के अपने अपने सिद्धांत हैं, सभी के अपने अपने अलग अलग आदर्श हैं। अब ये सब अगर आपस में भिड़ने लगे तो ह्यूमन वैल्यूज का डिग्रेडेशन होगा। जैसे आपने देखा कि जो ये फूड डिलीवरी में जोमेटो में कोई एक मोमडन लड़का किसी हिंदू पंडित या किसी के यहाँ डिलीवरी करने गया,
तो उसने ये लेने से इसलिए मना कर दिया कि वो मॉडर्न है ना। तो ये ह्यूमन वैल्यूज का डिग्रेडेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारा समाज बटेगा, वो जुड़ेगा नहीं। तो को करिकुलर का मतलब ही है कि जो भी एकेडमिक आप अचीवमेंट्स ले रहे हैं वो सब एक तरफ, और जो आपको एक कंप्लीट होलिस्टिक वेलनेस की तरफ बढ़ाना को करिकुलर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे देखिए, मैं पूरा कर दूं। अब ये जो 3 वैल्यूज हैं, इनसे क्या होता है? इनसे हमारा ह्यूमन बिहेवियर नियंत्रित होता है। हम किसी के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ये 3। अगर किसी का विश्वास है कि वो पत्थरों को पूज रहा है तो अच्छी बात है, उसे पत्थरों को पूजने दो भाई। आपका क्या जा रहा है? उसका विश्वास है। आप उस पर कहो साला पागल है, पत्थरों की पूजा करता है, तो आप गलत कर रहे हैं। सेफ रिलेशनशिप, इसी के आधार पे हमारे रिलेशन बनते हैं। आप यूनुस हैं, बैच में जुड़े हुए हैं, हमारे फेलो हैं। ईद आए, हम इन्हें विश करें, दिवाली आए, ये हमें विश करें। हम आपस में मिलकर अपनी चीजों में रह सकते हैं और रह रहे हैं, उसी में आनंद है, उसी में मजा है। हम क्यों किसी की मान्यताओं को, किसी के विश्वास को क्यों गलत कहें? जो भी जो कुछ कर रहा है सब अच्छा कर रहा है। कोई व्रत रख रहा है वो अच्छा कर रहा है, कोई चिकन मटन खा रहा है वो अच्छा कर रहा है, जो भी जो कुछ कर रहा है। तो हमें समाज को एक्सेप्ट करना है। वी हैव टू डेवलप एक्सेप्टेबिलिटी इन आवर सेल्फ। और इससे क्या होता है? इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। ह्यूमन वैल्यूज के आधार पर डिसीजन मेकिंग आसान होती है। अब ह्यूमन वैल्यूज क्या है? देखिए कि कोई हाईवे बन रहा है, बीच में कोई मंदिर एंड मस्जिद आ रहा है, आपके विश्वास उस मस्जिद के साथ जुड़े हुए हैं, आपके बिलीफ्स उस मस्जिद के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा अगर वो रोड वहां से डेवलप होता है। अदरवाइज क्या होगा कि पैसा भी बहुत कुछ खर्चा खर्चा आएगा और वो बात हमारी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज को, बिलीव्स को एडजस्ट भी करना पड़े, तो हमें सेक्रीफाइस पे करना पड़े तो करना चाहिए। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। द मैटर इज मीन्स असिस्ट इन ए सिचुएशन वेयर इट इज। While specific values can vary across culture and individuals. Good, Harsh Gupta. There are certain universal values that are commonly recognized as fundamental to human beings. आप देखिए, सभी सभ्यताओं में, हर एक व्यक्ति में जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हैं पूरी दुनिया के सभी मनुष्यों में एक समान होती हैं, और नहीं है तो वो होनी चाहिए। वो क्या क्या है, वो आगे की बातें हैं। आज इसको हम यहीं खत्म करते हैं। एंड आई एम सॉरी कि टाइम आपका काफी ज्यादा हुआ, और कल से जब दूसरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो ये बात ही नहीं रहेगी कि हमें क्या करना है, और हम भी पढ़ाने की तरफ आपको बढ़ पाएंगे। कुछ थोड़ा सा टाइम अभी और भी लेंगे 1 2 4 क्लासेस में, जिससे आपका कुछ टाइम बर्बाद करके हम आपको जगा सकें। और सोने का मतलब केवल नींद नहीं है। क्लास में आप बैठे हैं, और अगर मैं क्लास में होता तो मैं आप में से किसी को देखता कि आपका किसी का पैर हिल रहा है, तो मैं उसे टोकता कि पैर क्यों हिल रहा है। फिर वो नहीं एक्सप्लेन कर पाता कि उसका पैर क्यों हिल रहा है। पैर हिल रहा है इसका मतलब वो फिजिकली तो यहाँ पे है, लेकिन मेंटली वो कहीं और सैर कर रहा है। तो हमें मेंटली भी हम बाहर नहीं जाने देते क्लास में जब होते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें आपको सामने नहीं है, तो हमें अपने शब्दों से ही आपके पैर के हिलने को रोकना है ना। सो बी फुली वेयर एवर यू आर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड ऑल्सो फॉर बियरिंग अस। आप लोग हमें झेलते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं इस क्लास को यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू ऑल, गुड नाइट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप उन्हें पूछ सकते हैं, उसके साथ ही मैं क्लास को फिर बाइंड करता हूँ। और इनफैक्ट ये क्लास कहीं नहीं जाएगी पढ़ाने के उद्देश्य से, क्योंकि पढ़ाई जैसी कोई चीज हुई नहीं जो मेरे को लगता है ना। कोई क्वेश्चन किसी का हो तो पूछ लीजिए। यस और सर, एक आपसे, यस प्लीज। सर आपने स्टार्टिंग में हम लोग ये सेशन ही स्टार्ट हुआ था एक कहानी से। सर हाँ आपने राजा की कहानी बताई और बताया कि वो रट्टू तोते की तरह उसने सब कुछ रख लिया, बट उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ तो आपने लिंक किया कि एक्सपीरियंस से हम लोग के पास डिसीजन मेकिंग आती है, और बिल्कुल रटने के साथ हम लोग के पास नॉलेज आ जाएगी। तुम रट बिल्कुल लो, तुम्हारे पास नॉलेज आ जाएगी। बिल्कुल। फिर कभी कभी कुछ
ऐसे हादसे भी हो जाते हैं जिनसे एक्सपीरियंस आ जाते हैं, मतलब एक्सपीरियंस नहीं, कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जिनसे अपार नॉलेज आ जाती है। देखो सही बात बताऊं, जो हादसा होता है ना, आपकी स्किल्स उसी जगह पे आपका दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, सबसे ज्यादा सक्रिय, सबसे ज्यादा एक्टिव। जैसे आप बीमार पड़े हुए हो और आपके पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो और अचानक आपके घर में आग लग जाए, लोग बाग जो है ना, वो उन्हें पता लगेगा कि जो पैर वाले थे वो तो बाद में निकले और जिसकी चोट लगी थी वो सबसे पहले बाहर खड़ा है ना। तो आप जो कह रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली राइट। और होता क्या है कि दो चीजें होती हैं लाइफ में। एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है जहां पे हम आपको एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं। तो एजुकेशन में पहले एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, फिर आप प्रैक्टिकल करते हैं। और लाइफ में पहले आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, फिर सीखने के लिए मिलता है। तो अभी आपका पीरियड है जिसमें आप हमारे अनुभवों को ले रहे हैं, और लाइफ में जब आप आओगे तो पहले आपका नुकसान हो जाएगा, तब सीखने के लिए मिलेगा। दिस इज डिफरेंट बिटवीन दीज टू, है ना। सो बहुत सारी चीजें हैं। ऑलरेडी इतनी बड़ी ये वीडियो बन गई होगी 1.5 घंटे की। इसको खत्म करते हैं यहीं पे। ओके, जी, सो थैंक धन्यवाद यू सर। ऑल, गुड नाइट। Thank you, sir.